कैसे हो आप? सब उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम केमिस्ट्री से टॉप 40 एमसीक्यू आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोग से, सबसे पहले आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप 40 में कितने स्कोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने इतना स्कोर किया, ठीक है दोस्त। चलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्त। क्योंकि ये एक नया चैनल है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये चैनल आप लोग के गर्म पर है, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कोई भी यूट्यूब होता है छोटा से ही बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि आता है फिर उसका वीडियो तुरंत वायरल होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कॉपर जिंक, बी में लिखा है कॉपर टीन, और सी में लिखा है कॉपर एल्युमिनियम, और डी में लिखा है कॉपर आयरन। तो याद रखिएगा, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जहाँ पर टाइम देने के लिए वहाँ पर टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कॉपर और जिंक, ये तो अभी देख लिए। बी में लिखा है कॉपर लोहा, सी में लिखा है जिंक और लोहा, डी में लिखा है कॉपर जिंक और निकल। तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में जो होता है वो कॉपर और जिंक और निकल का क्या होता है, ये मिश्र धातु है। इस पर एक क्वेश्चन और आता है, जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, इस तरह से करके भी क्वेश्चन आते हैं। या ऐसे पूछ देता है कि सिल्वर की मात्रा जर्मन सिल्वर में कितना होता है। तो याद रखिएगा 0%, क्योंकि सिल्वर ऐसे लगा हुआ है लेकिन इसमें सिल्वर की मात्रा कितना होता है, 0%। मतलब ये हुआ कि इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आते हैं। 3 किसका मिश्र धातु है, आप लोग बताइए, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए में लिखा है तांबा टीन, बी में लिखा है लोहा और तांबा, और सी में लिखा है तांबा और जिंक, और डी में लिखा है तांबा जिंक और निकेल, ठीक है दोस्त। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो याद रखिए, सही आंसर क्या होता है, तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन होता है। तांबा और जिंक होता तो पीतल का होता है, ठीक है दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, बी में लिखा है एल्युमिनियम कॉपर निकेल और मैग्नीज, सी में लिखा है एल्युमिनियम कॉपर निकेल जेडन यानी जिंक, और डी में लिखा है एल्युमिनियम निकेल एंड कॉपर। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो मिश्र धातु है, इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सअप, मतलब दोनों का एलवाई होता है, ठीक है। मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं। अतः टांका जो होता है किसका मिश्र धातु है, ठीक है, किसका मिश्र धातु है, ठीक है दोस्त। चलिए, ऑप्शन में लिखा एसएन मतलब टीना हो गया, पीबी मतलब शीशा हो गया, ठीक है। उसके बाद एसएन जेडएन, जेडएन पीबी, एसएन एफ। तो याद रखिएगा, एसएन और क्या होता है, पीबी होता है, मतलब टीन और शीशा का क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, टांगा, ठीक है दोस्त। चलिए, आई बस समझ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ठोस पदार्थ के छोटा छोटा डेफिनेशन भी ले लिया, इसलिए कि कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे कि बहुत से बच्चे करते हैं कैसा आ गया, ठीक है। तो डेफिनेशन भी कभी कभी छोटा आ सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक लिख रखा है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था, मतलब ठोस क्या उसके बारे में इसको बताना है। सही डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके क्या होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। बी में लिखा आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और सी में लिखा आकार निश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होते हैं। तो याद रखिएगा, ठोस जो होता है उसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी निश्चित होते हैं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन है ये आपका ए हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। कहता है गैस पदार्थ, तो ठोस हो गया, आप गैस की बात कर रहा है, तो गैस में क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। याद रखिए, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए, 8 आ गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तो सॉरी इसको ऊपर कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन है, बताइए। पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाला अधिक तत्व कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में ही साफ साफ लिखा ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव समानता मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तभी जो ऑक्सीजन जो था अर्थ पे जो पाया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका साफ साफ ए दिख रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 की तरफ। लीजिए 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से कौन भिन्न है, मतलब कौन अलग है, ठीक है। मतलब इसमें से 3 एक तरह से होगा, एक अलग होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोडियम पोटासियम, ए में सोडियम, बी में पोटासियम, सी में टंगस्टन और डी में लिखा है कार्बन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए कि इसमें क्या डिफरेंट होती है। देखिएगा कि सोडियम पोटासियम टंगस्टन तीनों क्या है, मेटल मतलब धातु है, जबकि कार्बन क्या है, अधातु। तो इसको आपको ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन अलग है। भी उसी तरह के देखिए ऑप्शन लिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। अब जब इसको भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नोटिस कीजिएगा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों क्या है, गैस है, जबकि आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इस तरह से ये अलग हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक, और इस वीडियो सॉरी इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जल क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जल क्या है। तो जल क्या आपको पता होना चाहिए कि जल तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जल क्या है, कि यौगिक है। यौगिक इसलिए कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कितने आकर्षण बल सबसे कम हो। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्त। पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या होता है? आकर्षण बल सबसे कम होता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है, ठीक है। तो ठोस में होता है, द्रव में होता है या गैस में? तो याद रखिएगा गैस में सबसे कम होता है। अब क्यों होता है इसका रीजन आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि गैस में क्या होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है। और पूछा कि सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है, ठीक है। और क्यों होता है, तो दोनों के रीजन प्लीज आप कमेंट सेक्शन बताएं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें आकर्षण बल सबसे अधिक आता होता है। चलिए क्वेश्चन आ गया ना, तो किसमें होता है, तो ऑप्शन आपका सी है दोस्त, यानी ठोस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ आते हैं। कहता है क्वेश्चन 15 कहता है निम्नलिखित में से किसे केरोसिन में रखा जाता है। यानी किरासन के तेल या मिट्टी के तेल उसको हम लोग जो बोलते हैं, तो उसमें हम एक्चुअली किसको रखते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटासियम को उसमें रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सोडियम और पोटासियम को इसलिए रखा जाता है कि बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसको खुले हवा में आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन डिफरेंट है। चलिए इसको देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कौन इसमें से छटेगा। तो ए में लिखा पीतल, बी में लिखा सिल्वर, और सी में लिखा जर्मन सिल्वर, और डी में लिखा है जल लिखा है। तब जब देखिएगा तो पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों क्या है, एलवाय है। एलवाय का मतलब यह हुआ कि मिश्र धातु है। लेकिन जल क्या है, यौगिक है, मतलब कंपाउंड है। तो इस तरह से आपका डी जो हो गया सेपरेट हो गया, नहीं अलग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से समांग मिश्रण का उदाहरण कौन है। समांग मिश्रण, जैसे अगर चीनी और पानी को मिला दीजिएगा तो मिश्रण जो बनेगा वो समांग हो, क्योंकि पानी चीनी पूरी तरह से मिक्सअप होता है और उसमें पता नहीं चलता है कि चीनी कहाँ है, ठीक है। तो होता है समांग मिश्रण। तो इतना तो हिंट्स दे दिया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बालू और नमक का मिश्रण। ये तो दोनों अलग साफ साफ दिखेगा, इसलिए नहीं होगा। चीनी और जल का मिश्रण आ गया ना, तो बस सीधा आंसर यही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाए, चीनी और जल का मिश्रण, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन 19 कहता है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है। याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, अणु होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये चीज को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। ठीक इसका उल्टा होता है
ये परमाणु का जो आपका नीचे क्वेश्चन है, कहता है किसी पदार्थ का वह सिस्टम को जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, कहता है कि ठोस सीधा गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। एंड ठोस अगर से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में साफ साफ लिखा हुआ है, ऊर्ध्वपातन उसको बोलते हैं। ठीक है ना, सब्लिमेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ठोस से सीधा ही क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कपूर हो गया। ठीक है, ये सब क्या, कपूर हो गया, उसके बाद नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, सब जो है इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 22 कहता है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा किससे शुद्ध किया जाता है, यानी किसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, कपूर, बेंजोइक अम्ल। याद रखिएगा ऑप्शन ये डी हो जाएगा, सभी को क्या किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, देखिए दो द्रव जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, आसवन या ऊर्ध्वपातन या प्रभाजी आसवन। याद रखिएगा किसके द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्त, बताइए होगा। हाँ, तो जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसे किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा आसवन विधि, जिसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो आसवन यानी दो द्रव में जब उसका क्वथनांक में जब ज़्यादा का डिफरेंस होता है तब उसको हम इस प्रोसेस यानी आसवन विधि से उसको हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है दोस्त, ये चीज़ को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर कम है, देखिए वहां पर अंतर क्या था, बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर अंतर क्या हो है, बहुत ही अगर कम होता है तो उसे किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो याद रखिएगा सीधा सीधा आंसर है ये प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, जब दो द्रव का क्वथनांक में क्या होता है, अंतर बहुत कम होता है तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ। 25 कहता है कि मैथिलीन अल्कोहल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए मैथिलीन अल्कोहल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा है भाप आसवन, बी में लिखा है ऊर्ध्वपातन, सी में लिखा है प्रभाजी आसवन और डी में लिखा है क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैथिल अल्कोहल, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या होते हैं, अब इजी टू मोडरेट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग ये सब भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो, ए हो जाएगा, यानी स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा किया गया था, मैथिल अल्कोहल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसी तरह से अगर और पूछेगा एस्टेल्डिहाइड तो या एसीटोन, तो इसको भी इसी प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आगे, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर आपसे पूछ रखा है कि कितना होता है, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिखा हुआ है। और इस तरह से मतलब सब ऑप्शन दिया हुआ, आप ऑप्शन रेडी कीजिए। तो जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो सीधा सीधा आंसर ए पर जाएगा, यानी 6.022 10⁻23 होता है। ठीक है, जो आपको हर हालत में इसको क्या करना है, याद रखने। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ आ गए। 27 कहता है कि न्यूटन की खोज, न्यूटन लिखा गया है, न्यूट्रॉन होना चाहिए दोस्त यहाँ पर, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, बताइए न्यूटन की खोज कब हुई, 1932 में, 1940 में, 1947 में, 1960 में। तो याद रखिएगा 1932 में चैडविक ने क्या किया था, न्यूटन की खोज किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन दोनों के एक साथ ले लेते हैं, वो एक छुटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम जो होता है इसका सिंबल के होता है, बताना इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, 11 होता है, 19 होता है या 18 होता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ठीक है दोस्त, इस चीज को आप लोग को माइंड में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, इससे पहले था पोटेशियम, यहाँ आ गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यानी 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 30 की तरफ। चलिए लिए 30 तो और आसान आ गया। सीसा का संकेत क्या होता है, देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीसा का संकेत क्या होता है, तो एसबी होता है, एसएन होता है, पीबी होता है, डब्ल्यू होता है। बताइए इसका संकेत क्या होता है, तो एसएन होता है, याद सॉरी एसएन तो टीन का होता है ना, पीबी हो गया, पीबी होता है सीसा का, एसएन होता है टीन का, एसबी होता है एंटीमनी का, डब्ल्यू होता है टंगस्टन का। ठीक है दोस्त, जो इस क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है, बताइए आर्गन, नियॉन, रेडॉन, क्लोरीन। तो जो ऑप्शन देखिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा कि ए बी सी क्या है, निष्क्रिय गैस है, जबकि क्लोरीन निष्क्रिय गैस के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी अलग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। चलिए परमाणु संख्या जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या दोनों। तो याद रखिएगा कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं, लेकिन जब बराबर है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पूछा है बराबर की बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है आपको सी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए बताइए, 1 होता है, 2 होता है, 0 होता है, या 3 होता है। तो याद रखिएगा किसके परमाणु से कितना होता है, 1 होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 1 होंगे, यानी ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, मतलब वहां पर आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 34 क्या कहता है कि हाइड्रोजन के नाभिक, लिखिए आ गया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के नाभिक में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि द्रव्यमान संख्या किसका युगफल होता है, मतलब किसको किसको जोड़ते हैं तो वह द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, यानी मास नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बी में लिखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के क्या होता है, सम होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 36, किसी परमाणु की सबसे बाहरी लिखा गया, सॉरी, किसी परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा है जी, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर जो है सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चीज ध्यान रखना। क्या बोले हम, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आउटर मोस्ट की बात कर रहा था। याद रखिएगा कोई भी परमाणु हो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसका मतलब 8 उसका मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग को भेजा में माइंड में होना चाहिए कि कोई भी परमाणु हो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ठीक है, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं सोता है, आउटर मोस्ट मतलब उसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बताइए। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ कर इसका आंसर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं,
ऑप्शन ए में लिखा है कोर इलेक्ट्रॉन, बी में लिखा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आई बात समझ में। आई संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट में, किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाकी जो बच जाएगा उस सबको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अगर आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं 38 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। ऑप्शन ए में लिखा मैडम क्यूरी, बी में लिखा पियरे क्यूरी, या सी में लिखा हेनरी बेकरेल, और डी में लिखा डाल्टन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, याद रखिएगा ऑप्शन सी हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं 39 की तरफ। 39 कहता है कि रेडियम आ गया। क्या आ गया, रेडियम। रेडियम की खोज किसने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही देता है कि रेडियम की खोज किसने की। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा मैडम क्यूरी, बी में लिखा पियरे क्यूरी, या सी में लिखा हेनरी बेकरेल, और डी में लिखा मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। तो याद रखिए दोनों मियाँ बीबी थे, नहीं हस्बैंड वाइफ थे, है ना। दोनों ने मिलकर क्या किया, रेडियम की खोज किया। नहीं, ऑप्शन आपका डी पे जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगर साथ में दिया तो, अगर सिर्फ नहीं होता साथ में, मान लो पियरे क्यूरी नहीं होता तो सिर्फ मैडम क्यूरी आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझ में आया, लेकिन साथ में दिया हुआ इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहीं कहीं मैडम क्यूरी सिर्फ लिखता है तो मैडम क्यूरी मेन मायने याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। रेडियो सक्रिय तत्व किसको बोलते हैं, जिससे अल्फा बीटा रे ये सब रे ऑटोमेटिक क्या होते हैं, नेचुरली निकलते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय एलिमेंट बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है जिससे अल्फा बीटा ये सब रे नहीं निकलते हैं। तो बताइए किससे नहीं निकलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किससे निकलता है। तो यूरेनियम से रेडियो सक्रिय, यूरेनियम से क्या होता है, अल्फा बीटा रे सब निकलता रहता है, और रेडियम से भी निकलता रहता है, थोरियम से भी निकलता रहता है। अब ऑप्शन आ गया डी, मतलब टंगस्टन से नहीं निकलता। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ये रहा ऑप्शन आपका डी। ठीक है दोस्त, तो आज हमने आप लोग के साथ 40 MCQ केमिस्ट्री का हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, और ठीक है डिस्कस किया हूँ। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है दोस्त।